भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लोगों को एकल नागरिकता ही क्यों प्रदान की गई? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने आखिर क्यों एकल नागरिकता ही क्यों क्यों चुना? दोहरी नागरिकता को क्यों नहीं? क्या उनके मन में डर था कि एक राज्य दूसरे राज्य पर बम मारेंगे या दूसरे तीसरे पर? इस क्लास के माध्यम से हम संविधान के नागरिकता के चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ में इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों संविधान सभा ने एकल नागरिकता को ही संविधान में शामिल किया। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी ओझा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। जो प्रश्न पूछा है हमने उसी प्रश्न के साथ शुरू करेंगे अपनी क्विज क्लास को। तो देखिए, भारत जो है नागरिकता चैप्टर जो है हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से भाग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अब भाग हैं, तो अगर आप 22 भाग याद कर लें संविधान के, तो उससे खुशी की बात उससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। इससे पहले देख लेते हैं कि नागरिकता आखिर क्या होता है। तो वह स्थिति, व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसे नागरिक के रूप में वह समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी विदेशी को प्राप्त नहीं होते। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के सभी जो अधिकार हैं वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन आप चूंकि पाकिस्तान में उसका जाकर दावा नहीं ठोक सकते, क्योंकि आप वहां विदेशी हो जाएंगे। आप जाकर चाइना में नहीं दावा ठोक सकते, आप जाकर अमेरिका में नहीं दावा ठोक सकते, जब तक कि आप वहां की नागरिकता ना हासिल कर ले। ठीक है, तो आइए अपने आगे की तरफ देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद भाग 5 से 8 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान बताता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या थी, क्या रही है। ठीक है, उसके कुछ उसमें शर्तें हैं, जो इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता होगा उसको, संविधान जब लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे ये संविधान के लिए नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया था। पहला था जो जन्म से भारत का नागरिक हो, मतलब जन्म से इन द सेंस कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, जिसका उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, और दूसरा उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, या तो जन्म उसका खुद का हुआ हो भारत में, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, संविधान जब लागू हुआ था। ठीक है, या फिर वो नहीं है तो उसके मम्मी पापा हैं। ठीक है, उसके मम्मी पापा हैं, मान लीजिए ये हैं, तो मम्मी पापा में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा कि इन ये भी नहीं, वो खुद भी जन्म में नहीं लिया है, वो उसके मम्मी पापा भी नहीं लिए हैं, लेकिन वो पिछले जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उससे 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो उसे भारत की नागरिक माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रोसन, प्रोसन मतलब आने वाले, पाकिस्तान से जो भारत को आए, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत को आए उनके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान रहा वो देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, या उसके बाद भारत आया हो, ठीक है, और संविधान लागू होने के पहले भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करती हो। ध्यान रखिएगा, एक के बाद आया हो। ठीक है, कोई व्यक्ति 19 जुलाई इस डेट के बाद से, ठीक है, किंतु कब तक? 26 जनवरी 1950 से पहले। क्लियर है? अगर वो आता है, भारत आया है और नागरिकता आवेदन कर दिया है, तो वो भारत का नागरिक होगा, उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान से आया है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डबल गोले में इसको रखिए। पाकिस्तान के लिए अनुच्छेद जो 6 है वो पाकिस्तान से भारत आने के लिए। क्लियर है? उसमें फिर आगे क्या कहता है? आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारतीय क्षेत्र में निवास किया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। हमने क्या बताया आपको? यही बताया। ठीक है, हमने 5 में बताया कि संविधान जब लागू हुआ तो उस वक्त कैसे नागरिकता प्राप्त की गई। संविधान अनुच्छेद 6 कहता है कि जब पाक से भारत आए, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया के लिए अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 7 क्या करता है? आइए देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। हाँ, देखिए, अनुच्छेद अनुच्छेद 7 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले, यानी पाकिस्तान को जाने वाले, उनके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान था। तो देखिए, कहा गया कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था, अब यहाँ क्या है? इंडिया से पाकिस्तान गया है, इंडिया से पाकिस्तान गया है ना?
इंडिया से पाकिस्तान को गया है और वो भारत वापस आ गया। कब, डेट याद रखिएगा, मतलब डेट याद क्या रखिएगा इसको, मतलब दिमाग में बिठा कर रखिएगा। 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया था और वह भारत से वापस आ गया, वह भारत वापस आ गया है, ठीक है। लेकिन उसकी वापसी विधि के अनुसार हुई है, यानी उसे नागरिकता फिर दी जाएगी। यानी कागजी तौर से वो तौर तरीके से वह जो कानूनी रूप है उसके तहत आया है। 1 मार्च 1947 के बाद बाहर पाकिस्तान तो गया, लेकिन बाद में वापस आया। लेकिन किस तरह से, रूल एंड रेगुलेशन के तहत, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत आ रहा है, तो उसे भारत को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अपने अगले उस पर चलते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए, भारत के बाहर जो रह रहे हैं और भारत के मूल के हैं, भारतीय उद्भव मतलब सीधा भारत के मूल के हैं, उनके बाप दादा नाना नानी कोई बाहर रहा हो, ठीक है, तो मतलब वो मूल ही हुआ है ना। हम कहते हैं अरे इसके दादा दादी मूल भारतीय मूल का है क्योंकि उसके दादा दादी में से कोई एक था। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी, हम कह रहे हैं दादा दादी नाना नानी में से कोई एक, ठीक है, दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्म हो, लेकिन वह भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो वह अपने निवास वाले देश में भारत के राजनयिक प्रतिनिधित्व के पास रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए क नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको जन्म से बाहर रहा, वो हर जगह मतलब क्या नाम है कि बाहर ही रहा, मान लीजिए नीदरलैंड में रहा सपोज, ठीक है, नीदरलैंड में रहा, उसके मम्मी पापा भी वहीं रहे, वहीं बड़े पले बढ़े, ठीक है, वो ये भी वहीं पला बढ़ा, वहां बड़ा हो जाता है, देखता है बाद में इसको अपनी मतलब इसके, लेकिन दादा जो थे वो इंडिया के थे, ठीक है, इसके दादा इंडिया के थे, और बाद में आता है एक बार इंडिया घूम के जाता है इंडिया, ठीक है, इसको बहुत अच्छा लगता है, कहता है कि यार मैं तो इंडिया चलूंगा, मुझे नागरिकता चाहिए, तो वो यहाँ क्लेम करेगा वहां अपने नीदरलैंड में जो वहां पर राजदूत है उसके पास जाकर उनके ऑफिस में ये क्या नाम है कि आवेदन करेंगे, और उसके बाद से इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जो भी नियम कंडीशन होगा उसके आधार पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया। मान लीजिए किसी, एक है, आप भी जानते हैं कि एक हमारे बीच एक्टर है, एक बहुत फेमस, उनको उनकी नागरिकता पर बहुत विवाद होता रहता है। मान लीजिए ये है सपोज, ठीक है, इनको जो है कनाडा वालों ने कहा कि आप आ जाओ, हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि मुझे फायदा क्या होगा, इसने 10 फायदे गिनवा दिए कि 10 फायदा ये है, ये कहे कि ठीक है मैं इंडिया का तो हूँ ही, क्या दिक्कत है, मेरा इंडिया का थोड़ी ना कुछ होगा, चलो कनाडा का ले लेता हूँ। जैसे ही ये क्या नाम है कि नागरिकता ग्रहण करेंगे, ठीक है, तुरंत इनकी इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये जान वही कह रहा है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। अगला अनुच्छेद 10 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है जब तक संसद इस प्रकार विधि ना बना दे। यानी आप भारत के नागरिक हैं तो आप बेहिचक मतलब बिना चिंता के आप घूमिए फिरिए, जो भी नियम कानून है उसके दायरे में रहकर आप कुछ भी करिए, क्योंकि आप भारत के नागरिक, कोई और आकर आप मुंह उठाकर नहीं कह देगा कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुमको हम बाहर कर रहे हैं, भागो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कौन कर सकता है? तो तब तक आप भारत के नागरिक रहेंगे जब तक कि संसद इस प्रकार की कोई विधि ना बना दे कि चलो फलाना आदमी को बाहर कर देते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड को हमारे से बाहर कर देते हैं, जिस आधार पर भी, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 11 देखिए क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन व समाप्ति, यानी नागरिकता प्राप्ति, अर्जन से मतलब है प्राप्ति, प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित विषयों पर कानून बनाए। क्लियर? तो वही चीज कि ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है उसी को यहाँ पे और क्लियरिफाई कर दिया जा रहा है कि संसद के पास ये अधिकार है और किसी के पास अधिकार नहीं। ध्यान रखिएगा, ना नेता के पास, ना राष्ट्रपति के पास, ना किसी बड़े बड़े सीजीआई विजय, किसी के पास भी नहीं है, किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, संसद के पास सिर्फ अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधित प्राप्ति के नियम और समाप्ति के नियम बनाए। क्लियर? आइए अपने आगे देखते हैं अगले पॉइंट पर क्या है। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955, यह बाद में इसको बनाया गया था जब संविधान लागू वागू हो गया था, उसके बाद में इसको किया गया। इसमें नागरिकता, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता अर्जन और समाप्ति के बारे में प्रबंध करता है। क्या कहता है, ठीक है, ये पहले जानते हैं। देखिए ये कहता है कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 5 तरह से इसने बताया हुआ है कि नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन सा तरीका है? पहला जन्म से नागरिकता, इसमें यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। तो आप भी जानते हैं, ठीक है, हम और आप किस आधार पर नागरिक है भारत के? तो जन्म से नागरिक है, जन्म प्रमाण पत्र है हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोग भाई यही जन्मे हैं, ठीक है।
उसके बाद से 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्म व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1947 से पूर्व अगर उसके मम्मी पापा में से कोई भी जो यहाँ का नागरिक रहा हो, उस आधार पर भी वो यहाँ का नागरिक हो सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा आधार इन्होंने क्या बताया, तो दूसरा आधार इन्होंने बताया कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक, किंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व जन्म लिया हुआ व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हो, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, या जिसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। ये वंश के आधार पर, ये ध्यान रखिए, किस आधार पर, वंश के आधार पर। पहला जन्म के आधार पर था, ये वंश के आधार पर है। डेट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, संविधान लागू होने की तिथि से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति भारत में कहीं भी जन्मा हो, बस उसके पिता, जब वो जन्म हुआ उसका नीदरलैंड में, तो उसके पिताजी, यहाँ आप दादा दादा नाना नानी का बात नहीं है, आप पिताजी, उसके पिताजी भारत के नागरिक हो। ऐसा में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके मम्मी पापा गए हो घूमने नीदरलैंड, और वहीं पर चूंकि अब प्रसव पीड़ा हुआ, डिलीवरी का टाइम आ गया, ठीक है, और उसके बाद से वहां पर इसका जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये है, लेकिन वो अवयस्क है। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, 26 जनवरी से 50 किंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व जन्म लिया हुआ व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हो, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ये यहीं रहा, ठीक है, यहीं रहने लगा, मान लीजिए ये लोग भी वहीं रह गए, अपना पले बड़े, ठीक है, और इन्होंने बाद में नागरिकता ले लियो यहाँ की, ठीक है, ये काम करने गए, घूमने नहीं गए, काम करने गए, वहीं रहने लगे। अब क्या हुआ, जब ये लड़का बड़ा होता है और फिर कहता है कि नहीं मैं इंडिया वापस चलूंगा, देखता है कि जन्म के टाइम इसके पिताजी के पास किसकी नागरिकता थी, तो इसके पिताजी के पास जन्म के टाइम तो भैया इंडिया की थी, क्योंकि अभी गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। ठीक है, तो नागरिक बना दिया जाएगा इसको, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से 10 दिसंबर 1992 के बाद से यह प्रावधान तो रहा ही रहा, ठीक है, कि नीदरलैंड गया और वहां पे जन्म लेता है, तो उसके बाद से मम्मी पापा पिताजी होने चाहिए। उसमें क्या कर दिया गया कि माता और पिता दोनों में से कोई एक कर दिया, पहले वाले में सिर्फ पिता था, पहले वाले में पिताजी थे, माता जी का कोई वैल्यू नहीं था। 10 दिसंबर के बाद से माता पिता में से कोई भी रहेगा अगर, तो ये हो सकता है। उसके बाद से क्या किया गया, 3 दिसंबर 2004 के बाद से भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जब तक कि वो भारतीय काउंसलेट में जन्म का पंजीकरण न करा दे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले 3 दिसंबर 2004 तक तो था ये प्रावधान की, ठीक है, आपके 10 दिसंबर 1992 का से मम्मी भी ऐड हो गई, ठीक है, उससे पहले पिताजी पिताजी थे, मम्मी पापा दोनों में से कोई भी हो सकता है। 3 दिसंबर 2004 के बाहर ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहेगा, आपको जन्म के 1 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कि आप बाद में बड़े हो रहे हैं और कह रहे कि भैया हमारे तो पिताजी थे या माता जी थे वो नागरिक, हमारे जन्म के टाइम, ऐसा नहीं पड़ेगा। उसके बाद से आता है रजिस्ट्रेशन के जरिए या पंजीकरण के जरिए, तो इसमें यह है कि 7 वर्ष भारत में रह रहा हो। इस वक्त जिस एक्ट्रेस का हम बताए हैं उन्होंने, अक्षय कुमार, ठीक है, उन्होंने आवेदन कर रखा है, लेकिन आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहना चाहिए एकदम, ठीक है। उसके बाद से भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, तो इस आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद से देशीकरण के द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा या प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, तो देखिए किसी विदेशी नागरिक को भारत सरकार के आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसकी निम्न शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें, आइए देखते हैं। वह जिस देश का नागरिक हो उसकी नागरिकता त्याग दे, भैया ये कंडीशन जरूरी है। इंडिया में ये नहीं है कि आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में और साथ में चलो चुपके से इंडिया का नागरिकता ले ले रहे हैं, या ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने दोहरी नागरिकता मान लीजिए दे रखी है, या अमेरिका के ले लीजिए, अमेरिका ने दोहरी नागरिकता दे रखी है, तो उन्होंने अपने स्टेट का छोड़ के चलो एक हम इंडिया का ले लें। इंडिया ऐसा नहीं है, अगर आपको इंडिया की नागरिकता चाहिए तो आपको अपने देश की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप विदेशी हैं तो, और अगर आप देश के हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हम धीरे से जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस दिन सरकार को पता लगेगा, जिस दिन आपने ऐसा किया अपनी इच्छा से जाकर किसी और देश की नागरिकता प्राप्त की, उसी दिन आपका इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यही एकल नागरिकता है, कि यहाँ पर इंसान को, व्यक्ति को, नागरिक को सिर्फ एक नागरिकता प्राप्त है, इंडियन की। ठीक है, अब क्यों ऐसा है, हमने अपने अपने उसमें पूछा था आपसे कि क्यों ऐसा है, अभी थोड़ी देर में हम उसका जवाब देते हैं, या चलिए यहीं दे देते हैं। वो इसलिए है, एकल नागरिकता, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने एकल नागरिकता को ही इसलिए चुना क्योंकि भारत में विविधता ज्यादा थी। जो हमने क्वेश्चन में ही कहा कि क्या डर था, तो जी बिल्कुल डर था, वैसा डर ना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसी टाइप का डर था कि आने वाले समय में अगर दोहरी नागरिकता दी जाएगी तो भारत के विभाजन के चांसेस और बढ़ेंगे। ठीक है, कल को यूपी से कोई निकल के कहेगा कि हम तो यूपी के हैं, हम यूपी के नागरिक हैं, बिहार का निकल के हम बिहार के नागरिक हैं, साउथ का कोई निकल के केरल का है कि हम केरल के नागरिक हैं, हमारे ये अधिकार है, हमारे बहुत सारी उसमें दिक्कतें हो सकती थी। और चूंकि हमारा जो
संघात्मक शासन व्यवस्था है वो एकात्मक की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, आप इस बात को जानते हैं, तो उसमें भी अड़चने आ सकती थी, कई सारे दिक्कतें हो सकती थी। अभी हम दोनों अमेरिका और इसको भारत के नागरिकता को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब हम इस पे और भी थोड़ा आपको क्लियर कर देंगे। बस इतना भी समझिए कि एकल नागरिकता को लागू करने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि भारत में विविधता ज्यादा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी, समस्याएं हो सकती थी। आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। हमने ये कहा पहले कि भैया आपको वहां का त्याग देना पड़ेगा, आप विदेशी हैं तो। दूसरा ये कि आप हैं मान लीजिए पाकिस्तान से, सपोज, और पाकिस्तान ने कह दिया कि आपको इंडिया की नागरिकता किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना है, या हम लेने नहीं देंगे, तो इंडिया खुद नहीं देगा आपको, भारत की नागरिकता देगा ही नहीं, वही ये कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है देशीकरण, वही मतलब नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिक तरीके से आवेदन करने से तत्काल कम से कम आपको भारत में 1 वर्ष रहना अनिवार्य है। ठीक है, आप 1 वर्ष से रह रहे हो तो आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद से संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। 22 भाषाएं हैं, आपको पता है भारतीय संविधान की अनुसूची में, अनुसूची 8 में 22 भाषा है, और उस भाषाओं में से कोई एक भी जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो नागरिकता प्राप्त के 5 तरीके बताए गए उनको हम पढ़ रहे हैं, उसमें से पांचवा यही है कि राज्य क्षेत्र को मिला दिए जाने पर जो है यहाँ पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यदि कोई नया राज्य भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो उसके नागरिक भारत के नागरिक होंगे। उदाहरण है सिक्किम, और उदाहरण लिया जाए अगर तो आपका पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी। ठीक है, इसको भारत में मिलाए जाने के बाद यहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नागरिकता समाप्त की बात कर ली जाए कि अगर नागरिकता किस तरह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो उसके 3 कारण है मुख्य रूप से। ठीक है, पहला ये कि स्वैच्छिक त्याग, आप खुद त्याग दें, आप कहें कि भैया हम भारत के नागरिक हैं ही नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहाँ पर, हम जा रहे हैं भैया इस वक्त कहाँ चले जाए, कनाडा ही चल लेते हैं। ठीक है, कनाडा चलते हैं भैया, वहां पे हम लोग की बात हो जाती है, हमारी बात सुनी जाएगी, हम वही चलते हैं। तो जैसे ही आप गए और बोले कि हम भैया नहीं लेंगे इंडिया की नागरिकता, हम त्यागते हैं, तो आप अपनी इच्छा से त्याग दिए। उसके से बर्खास्तगी के द्वारा, वही चीज हम आपको बताए कि किसी अन्य नागरिकता ग्रहण कर ले रहे, आप चोरी छुपे गए और बोले कि चलो हम इंडिया कनाडा की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपकी इंडिया की नागरिकता तुरंत समाप्त होगी, तुरंत तत्काल प्रभाव से समाप्त होगी। तीसरा है वंचित किए जाने पर, तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, ध्यान रखिएगा, आपकी नागरिकता तुरंत समाप्त कर सकती है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, गलत लिख दिया है। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए क्या है, संविधान के प्रति निष्ठा न रखने पर। ठीक है, पहले आप संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रख रहे हैं, संविधान में लिखी बातों को मान नहीं रहे हैं, संविधान में लिखे जो नियम कानून उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति निष्ठा नहीं जता रहे हैं, तो बट ऑब्वियस जो है आपको आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है, छीनी जा सकती है। उसके बाद से युद्ध में शत्रु की सहायता करने पर, इंडिया एंड पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, आप अपने आप को इंडिया का नागरिक कह रहे हैं और चोरी छुपे जाके पाकिस्तान को वो बता रहे हैं कि भैया यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ मारो वहां मारो, तो आप शत्रु हैं, आप हमारे इंडिया के हैं ही नहीं। उसका से गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित करने पर, वही चीज आप मान लीजिए पाकिस्तान के हैं, आ गए आप इंडिया, ठीक, कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लगा के आप आ गए इंडिया, उसके बाद से अपने नागरिकता प्राप्त कर ली, और चोरी छुपे, वो भी गलत तरीके से, ये नहीं कि आपने सही तरीका अपनाया, आपने फर्जी तरीका अपनाया। ठीक है, आपने, आपके दादा दादी यहाँ के हैं ही नहीं, आपने फर्जी बना के दिखा दिया कि हम तो भैया नागरिक हैं, हमारे दादा दादी रहे हैं इसलिए हम आ गए, तो तुरंत खारिज कर जाएगा, जैसे ही पता लगेगा तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। किसी भारतीय नागरिक द्वारा दूसरे देश की स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर, ये तो आपको पता है, या लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर। ठीक है, आप चले गए देश छोड़कर 7 वर्ष तक और बाहर ही रह रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है देश के, आप आ ही नहीं रहे हैं, लगातार वहीं रह रहे हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा या भारत के अंदर ही आपको 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आइए बात करते हैं एनआरआई और ओआईसी वगैरह की। देखिए, एनआरआई नॉन इन अनिवासी है, निवासी नहीं है, अनिवासी है, अनिवासी भारतीय है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, एनआरआई, ये तो लिखा है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, क्लियर। देखिए, एनआरआई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो नौकरी या व्यवसाय के काम के लिए 182 दिन से ज्यादा समय तक विदेश में रहते हैं। आप ही मान, लेकिन स्टूडेंट टेस्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। आप भारत का पासपोर्ट लेकर गए हैं किसी काम से, आप मान लीजिए कि किसी देश का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान क्यों जाएंगे आप, है ना,
तो आप जाएंगे मान लीजिए ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन चले गए, आप वहीं गए अपने काम से, कारोबार से, आप बिजनेस से जा रहे हैं, कंपनी से जा रहे हैं, कल को सरकार भेज रही है और 182 दिन अगर आप वहां ज्यादा रह रहे हो तो आप भी एनआरआई के कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, एनआरआई आप कहलाएंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विदेशी नियुक्तियां जिसमें राजदूत वगैरह भी शामिल होते हैं, भारत सरकार के द्वारा भेजे जाने वाला व्यक्ति भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है, वो भी एनआरआई हो जाता है, उससे भी भैया एक 182 दिन उससे भी ज्यादा ही रहना, उससे है ना, उसको उससे ज्यादा ही रहना होता है 182 दिन से, इसलिए भैया आप वहीं के एनआरआई वहीं के नहीं, मतलब आपको एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, सबसे पहले तो हम बताएं कि इसे समाप्त कर दिया गया 2015 में, संशोधन करके इसको समाप्त विलय कर दिया गया, समाप्त क्या कर गया, इसको मिलाकर इसमें कर दिया गया। ये देखते हैं पहले है क्या। वे व्यक्ति जो लगभग 4 पीढ़ी पहले भारत से जा चुके थे, ठीक है, उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली थी, जिनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आने वाले भारतीय निवासी था। अब ब्रिटेन के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। मान लीजिए ऋषि सुनक के दादा दादी हैं, दादा दादी तो नहीं, उनके पिताजी, हाँ दादा दादी थे शायद, आई थिंक, यहाँ के 1935 कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 यानी अविभाजित भारत, ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है 1935 के अधिनियम में, ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, ठीक है, तो वहां के उसमें से कहीं भी वो रहने वाले निवासी थे, ठीक है, वो इस कंडीशन में आते थे, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। सो so, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक व्यक्ति किसी जारी होने जिसे इनको इनको एक फायदा ये मिलता था, इनको कार्ड जारी किया जाता था, ठीक है, इनको कार्ड जारी किया जाता था, और जिसको कार्ड जारी होता था वो 15 वर्ष तक बिना वीजा के इंडिया में आ सकता था, ठीक है, तो ये ऋषि सुनक आ सकते हैं, ठीक है। अब तो मतलब खैर समाप्त कर दिया गया है 2015 में, देखिए समाप्त करके इसे विलय समुद्र पारी नागरिकता में कर दिया गया। ये जानते हैं विलय जो इसमें किया गया समुद्र पारी नागरिकता में, वो क्या है? देखिए, भारत इसमें जो है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गलत है, मैंने अभी क्रॉस चेक किया है, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है लाइन, पहला पॉइंट यहाँ शुरू होता है, ऐसे व्यक्ति विदेश में निवास करते हैं, ये जो जिनको ओआईसी का प्राप्त होता है, कार्ड होल्डर होते हैं, जिनको ये दर्जा दिया जाता है, जो ओआईसी के अंतर्गत आते हैं, वो विदेश में ही निवास करते हैं, या भारतीय नागरिकता का इन्हें दर्जा मिलता है और आजीवन वीजा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइफ टाइम तक, इनको कोई मतलब नहीं है अब वहां जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए। इसका प्रारंभ 2005 से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब से आरंभ हुआ है, और इसको आजीवन वीजा मिलता है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा उसके पश्चात कभी भी भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखता था, वह किसी भी वर्तमान देश के दूसरे देश का नागरिक है अथवा भारत के अगस्त 15 अगस्त 1947 का अंग बन गया हो, 15 अगस्त, ठीक है, ठीक, तो ऐसा व्यक्ति जो है धारण करने वाला व्यक्ति, पुत्र, इसका पुत्र जो है पुत्र पुत्री पोता पोती, ये पुत्र पुत्री होगा, पुत्र पुत्री भी हो सकता है, पोता पोती, नाती नातिन, ओआईसी कार्ड जारी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कि क है, ठीक है, ये जब क्या नाम के, अभी तो वर्तमान में इसके इसके पोता पोती, ठीक है, इसका पोता पोती समझिए, पोता पोती, पोता या पोती, पोता ही मान लीजिए, पोता जो है इसका कहाँ रह रहा है, एक्स वाई शहर में रह रहा है, एक्स वाई देश में रह रहा है, ठीक है, लेकिन यह जो है भारतीय संविधान के लागू होने के समय तथा उसके बाद भारत का नागरिक बना या था या उसकी योग्यता रख रहा था, जो कंडीशन हमने अब तक पढ़ी, ठीक है, तो और अभी ये बेशक दूसरे देश में है, चाहे ये भी दूसरे देश में, हमने आपको बताया, लेकिन उस कंडीशन के आधार पर ये अपने बेटा बेटी पोता पोती नाती नातिन को जो है क्या दे सकता है, ओआईसी कार्ड जारी किया जा सकता है, तो दिलवा सकता है सरकार से अनुरोध करके, सरकार से रजिस्ट्रेशन मतलब अप्लाई करके, आवेदन फॉर्म अप्लाई करके, ठीक है। आइए, इसी के साथ ही हमारी क्लास खत्म होती है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम बताएंगे आपको अमेरिका और भारत के नागरिकता में अंतर, ठीक है, तो देखिए, अमेरिका और भारत के नागरिकता की बात करें अगर, इंडिया एंड अमेरिका, अमेरिका क्लियर, भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता है, ठीक है। क्या है एकल नागरिकता? तो मतलब आप चाहें, ठीक है, सपोज, ठीक है नहीं, समझ के चलिए इसको, आप गुजरात के चाहे नागरिक हो, ठीक है, चाहे आप केरल के नागरिक हो,
ठीक है। चाहे आप यहाँ अरुणाचल के नागरिक हो, ठीक है, चाहे आप जम्मू के नागरिक हो, चाहे आप दिल्ली के नागरिक हो, मतलब निवासी हो, नागरिक नहीं निवासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो है क्या है, इंडियन है, क्या है, भारतीय है, एकमात्र नागरिकता भारतीय है। क्लियर। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता यह है कि यहाँ पर जो है आप अमेरिका के तो नागरिक हैं ही हैं, ठीक है, आप जिस राज्य में निवास कर रहे हैं, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में निवास कर रहे हैं या वॉशिंगटन डीसी में निवास कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप निवास कर रहे हैं वहां पर आप उसके भी नागरिक हैं। ठीक है, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में निवास करते हैं तो न्यूयॉर्क के निवासी हैं आप, ठीक, प्लस में आप अमेरिकी भी हैं, न्यूयॉर्कियन भी हैं और आप अमेरिकन भी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण हम आपको बताते हैं। संघ वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करते हुए बताया था कि इंडिया के संघ और उसके संघ में, अमेरिका के संघ में क्या अंतर, या इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये देश थे छोटे छोटे, ठीक है, ये देश थे छोटे छोटे, ठीक है। इसको भी डर था कि ये मार देगा, इसको डर था कि इधर का कोई मार सकता है, इधर से कोई मार सकता है, इधर से कोई मार सकता है। तो इन लोगों ने कहा यार आओ चलो एक बार हम लोग एक साथ मिलकर एक देश बना लेते हैं, एक साथ रहेंगे और हम लोग आपस में मिलकर एक देश बना देंगे, कोई दिक्कत होगी तो समझ लेंगे, आपस में मिल बांट करेंगे, सब ठीक है, क्या दिक्कत है। यही बना आपका अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है ना। ये बन गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए चूंकि यहाँ का नागरिक, यहाँ का भी नागरिकता उसे मिलेगा, यहाँ के निवासी को, क्योंकि वो यहाँ का नागरिक है। साथ में चूंकि अभी इतना बड़ा एक देश बन गया है यूएस से, तो उसको उसकी भी तो नागरिकता चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। और इसमें चूंकि यहाँ के हम संघवाद जब पढ़ेंगे तो समझेंगे यहाँ पे कोई डर नहीं है बम मारने का, ठीक है। बम मारने का डर तो खैर है ही, हर जगह हर केस में हो सकता है, लेकिन उतना नहीं है। यहाँ क्या हुआ भारत के केस में कि इतना बड़ा भारत था, ठीक है, हमसे यहाँ नहीं संभाला जा रहा था, यहाँ नहीं संभाला जा रहा था। आपका क्लास 10 देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब सबको हमने अपने सुविधा के अनुसार बांट लिया छोटे छोटे उसमें, ठीक है, चलो भैया हम यहाँ ही बांट लेते हैं, यहाँ ही बांट लेते हैं, यहाँ ही बांट लेते, तो जब हमने अपने सुविधा के अनुसार बांट रखा है और हमने पहले ही चैप्टर में ये पढ़ा है कि संसद चाहे तो जब मर्जी किसी दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है, उसको क्या नाम है कि दोनों को मिलाकर एक कर देगी, किसी का काट के किसी को दे देगी, नाम बदल देगी, सीमा परिवर्तन कर देगी, इतना पावर है जब हमारे संसद के पास, क्योंकि हम पूरा एक हैं। ऐसे मिलकर हम लोग इधर की तरफ बने नहीं है, नहीं, हम लोग एक थे, तो जब एक ही है तो भारतीय हैं, ठीक है। और बम मारने वाला डर था ही, विविधता है। कल को कोई उठ के कह देगा कि भैया नहीं, हमारा राज्य यहाँ से आप काट के कैसे इस राज्य को दे रहे हैं, या इसका सीमा कैसे बदल रहे हैं, नागरिक हम इसके हैं, ये वो फलाना ढिमकाना 10 बातें हो सकती थी। खैर इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। जो प्रश्न की हमने शुरुआत की थी उसी प्रश्न का उत्तर आपको हम अभी तक समझाए हैं, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी का भाग 2 इसी के साथ समाप्त कर दिया। बहुत जल्दी मैम इस पर एमसीक्यू करवाएंगी, पीडीएफ के माध्यम से मैम इस पर एमसीक्यू करवाएंगी। और फिर हम लोग करंट हमने शुरू कर ही दिया है, उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे वीकली। अगले वीक में फिर सैटरडे को करंट अफेयर आपको प्राप्त होगा। आप लोग जुड़े रहिए, अगर नए हैं चैनल को तो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अकेले मत पढ़िए, दोस्तों को शेयर करिए, उनके साथ डिस्कस करिए, और फिर कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और, आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है, जितने भी पीडीएफ है मेरी, सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ, उसके बाद से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आज नवमी के दिन माँ दुर्गा आप लोगों पर अत्यंत कृपा बनाए रखें, सभी को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।